नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का जो 10वीं का मॉडल पेपर सेट 2 जारी हुआ है, उसमें साइंस में सेट 2 का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितने सारे सब्जेक्टिव सवाल है सभी का डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे, सभी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, हर एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, ताकि देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर से एग्जाम में सवाल जरूर आता है, तो पूरा मॉडल पेपर अच्छे से समझ लीजिए और इससे रिलेटेड भी सवाल आएंगे। इसलिए क्वेश्चन को सिर्फ रटिए नहीं, क्वेश्चन को जिस तरह समझा रहे हैं उसको समझ जाइए, ताकि दूसरा उस तरह का अगर कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले जितने सारे आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को उसकी जानकारी हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या है कि मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया? देखिए ये जो थोड़ा वर्ड में गलत है, उसमें इसको पीडीएफ में चेंज करने का कारण ऐसा हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप लोग का जो मॉडल पर से वही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? यहाँ कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में जो गाड़ी होता है उसमें वाहनों की साइड मिरर मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत अधिक होता है, मतलब पीछे के एक लार्ज एरिया को छोटा सा दर्पण में ही देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तो पीछे के बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकता है, कहाँ कहाँ गाड़ी आ रहा है सब कुछ देख सकता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। साथ ही उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही एग्जाम में आने लायक। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन एग्जाम्पल? देखिए क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के, ठीक है यहाँ पे वर्ड में फिर से पीडीएफ के कारण गलती हुआ है, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर H2 है और यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, तो H और Cl मिलकर क्या बनता है? HCl बनता है। लेकिन यहाँ देखिए इधर क्लोरीन 2 का है, इधर हाइड्रोजन 2 का है, तो इधर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, मतलब इसको संतुलित करना होगा, तो यहाँ हम आगे में क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। तो देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, संतुलित समीकरण बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, मतलब दोनों तरफ का परमाणुओं का संख्या जब समान हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए वही लिखा है, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों मतलब इधर वाला जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं। उसे परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए क्या है, एक एग्जाम्पल देने बोला था, 2Na + O2। इधर देखिए सोडियम का 2 अणु है, इधर ऑक्सीजन का 2 अणु है। ठीक है, और इधर क्या हो गया? देखिए सोडियम का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, 2NaO है ना। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 नंबर इससे फिक्स है आप लोगों का। आगे भी हम बता रहे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन 3 को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बोलिए, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। देखिए नेत्र की समायोजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? देखिए नेत्र का समायोजन, जैसे हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो अभिनेत्र मतलब मानव नेत्र हम लोग का जो होता है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित मतलब क्या? घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग दूर का चीज देखते हैं तो फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, सामने का चीज देखते हैं तो फोकस दूरी को घटा लेता है। इस तरह करके अपने उसको समायोजित कर लेता है, करके निकट तथा दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। समझो, वही ना बोले कि दूर का वस्तु देखेगा तो फोकस दूरी को उसके अनुसार एडजस्ट कर लेगा, सामने का वस्तु देखेगा तो उसके अनुसार एडजस्ट कर लेगा। इसे ही हम लोग का नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, मतलब समायोजित कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, या समायोजन क्षमता, जो बोलना है एक ही चीज है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अम्ल यहाँ पे अनुपस्थिति में, हाँ, क्यों अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो देखिए व्हाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? मतलब जल की अनुपस्थिति में, जहाँ जल नहीं होगा, अम्ल को जब जल में नहीं घोलेंगे तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों? तो देखिए क्यों जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन नहीं देते हैं।
जब तक हम लोग अम्ल को जल में नहीं घोलेंगे, मतलब वो जल में नहीं रहेगा, तब तक वो H+ आयन डोनेट नहीं करेगा, H+ आयन को नहीं छोड़ेगा, H+ आयन उससे अलग नहीं होगा, H+ आयन नहीं देगा। तो जब H+ आयन नहीं देगा तो वह अम्लीय व्यवहार शो नहीं करेगा। कोई भी चीज़ अम्लीय व्यवहार कब शो करता है? जब वो H+ आयन देता है तब, ठीक है। तो अतः शुष्क अवस्था में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। शुष्क मतलब क्या? सूखा अवस्था में, जब उसमें जल में घोलेंगे, पानी डालेंगे, तभी वो अम्ल व्यवहार शो करेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अम्लीय व्यवहार शो करने के लिए H+ आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अम्लीय है तो H+ आयन, अगर क्षारीय है तो OH- आयन, ठीक है। इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है, आप लोग घर में हीटर होगा या नहीं देखे होंगे, तो उसमें जो तापीय अवयव, जो कॉइल होता है ना, घुमा घुमा करके जिसमें लाइटिंग होता है, जो जलता है, उसका पदार्थ किस अवयव का बना होता है और क्यों बना होता है उस अवयव का? देखिए, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल एंड व्हाई? तो यहाँ देखिए क्या है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, निक्रोम का बना होता है। यहाँ पे ऐसा, विद्युत हीटर का तापीय अवयव निक्रोम का बना होता है। क्यों बना होता है भैया? तो जिसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, मतलब उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक काफ़ी उच्च क्यों होना चाहिए? अब सोचिए, हीटर कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर उसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, उच्च नहीं होगा, तो तुरंत गल जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि विद्युत हीटर का तापीय अवयव बहुत गर्म होता है और गलने की संभावना रहती है। क्या इस तरह जो घुमा घुमा कॉइल रहता है, जलता है ना आग की तरह, तो इसका अगर गलनांक कम होगा, गलनांक उच्च नहीं होगा, तो तुरंत गल जाएगा। तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसका गलनांक क्या, काफ़ी उच्च होना चाहिए। और ये कौन सा पदार्थ का बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इसलिए गलने से बचाने के लिए अवयव का गलनांक उच्च होना चाहिए और इसीलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो हीटर का हीटिंग कॉइल है, जो गर्म तापीय अवयव है, उसको किससे बनाते हैं हम लोग? नाइक्रोम से बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, यानी कि जो गलनांक है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए। और हीटर का कॉइल का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो जल्दी गल जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। नेक्स्ट सवाल, और इसी का और में एक सवाल है कि ओम के नियम में ताप क्यों अचर रहता है? ओम का नियम जो है उसमें ताप अचर क्यों रहता है, ठीक है। अब देखिए, पहले अचर का मतलब समझ लीजिए। अचर का मतलब कांस्टेंट, मतलब ओम का नियम, जब भी हम लोग ओम का नियम की बात करते हैं तो बात करते हैं ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, समान ताप पर कहते हैं ना। तो इसलिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि अलग अलग ताप पर प्रतिरोध का मान अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग ताप पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। फिर ओम के नियम का पालन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ओम के नियम में कथन का, ये ओम के नियम के कथन में ताप को अचर रखा जाता है, क्योंकि ताप अलग अलग ताप पर अलग अलग प्रतिरोध शो करेगा, तो फिर ओम का नियम वहाँ पर पालन नहीं होगा। इसलिए हम लोग अलग सेम ताप पर उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में आने लायक। विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग है। बहुत बार ये सवाल आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम की दृष्टि से। राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का दो महत्वपूर्ण क्या सवाल है, ये दो महत्वपूर्ण उपयोग क्या है कि पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल, जो हम लोग पेयजल में यानी कि जो पीने वाला पानी होता है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। और रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक मतलब कहीं पर कीटाणु वीटाणु होता है, ठीक है, जैसे पेयजल में ही हो गया, या फिर कहीं और रोगाणुनाशक में किया जाता है। और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब क्या, जहां पर हमको ऑक्सीजन की जरूरत हो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा इसका प्रयोग हो गया। और भी बहुत सारा प्रयोग है, तो दो को पूछा हम, इसलिए दो को लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, और यहां पर देखिए, इसका और में और एक सवाल था विरंजक चूर्ण वाला में, 20 नंबर वाला में। इसमें पूछा था इसका प्राकृतिक स्रोत लिखिए, किसका? मेथेनोइक अम्ल का और टार्टरिक अम्ल का। ये और में और एक सवाल था, ठीक है, कि मेथेनोइक अम्ल और टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लिखिए। तो मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है। चींटी का डंक बोलिए, बिच्छू का डंक बोलिए, जो काटता है ना, तो हम लोग जो पीड़ा होती है वो कौन सा, किसके कारण होता है? मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। मेथेनोइक अम्ल के कारण वो पीड़ा होती है। तो चींटी का डंक में पाया जाता है, बिच्छू का डंक में पाया जाता है, ये उसका प्राकृतिक स्रोत हो गया। टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल भैया पाया जाता है इमली में, ठीक है। जो इमली का मुंह में पानी आता है नाम सुनकर, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आप लोग का, कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? 3 प्रकार के दृष्टि दोषों का नाम लिखिए। इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन? राइट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, व्हिच टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बार आया हुआ सवाल, ध्यान से देखिए पूरे सवाल को, ठीक है। ये सवाल आप लोग 5 नंबर में बिल्कुल फिक्स करने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या है,
कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। समंजन क्षमता मतलब अभी हम बोले कि जिस क्षमता के आधार पर अपने फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, मतलब जिसके अनुसार अपने दूर की वस्तु को देखता है, सामने की वस्तु को देखता है और अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, वही समंजन क्षमता होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा नेत्र समंजन क्षमता खो देता है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। जब समंजन क्षमता खो देगा तो दूर की वस्तु को देखने के लिए उस तरह समायोजित नहीं कर पाएगा, सामने की वस्तु को देखने के लिए समायोजित नहीं कर पाएगा, तो फिर वो वस्तु को नहीं देख सकता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है और इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। और 3 दृष्टि दोषों के नाम क्या है, आप लोग इसको सुधार कर लीजिए, वही पीडीएफ में के कारण हुआ है। 3 दृष्टि दोष क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपर मायोपिया बोलते हैं, और जरा दूर दृष्टता जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये शॉर्ट साइटेडनेस, ये लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो 3 दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दीर्घ को ही बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और एक जरा दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, निकट दृष्टि दोष को किससे हम लोग ठीक करते हैं, अवतल लेंस से ठीक कर सकते हैं, जिसका पावर किसमें, माइनस में होता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, अगर आप पूछिएगा कि उसका लेंस का पावर क्या है, अगर माइनस में है, ठीक है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो अगर किसी आदमी का पावर पूछेगा कि प्लस में है, प्लस 1.5, प्लस 0.5, प्लस 0.1, तो सोच लीजिए उसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, और जरा दूर दृष्टि दोष द्विफोकल लेंस का प्रयोग से। द्विफोकल मतलब क्या, जिसका आधा भाग रहता है क्या, अवतल लेंस, और आधा भाग रहता है उत्तल लेंस, इसको कहता है द्विफोकल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में थोड़ा दोनों प्रकार का वस्तु को नहीं देख सकता है, सामने की वस्तु को भी नहीं देख सकता है, दूर का वस्तु को भी नहीं देख सकता है। तो इस स्थिति में द्विफोकल लेंस का दोस्तों प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह 3 दृष्टि दोष से 3 तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कि कार्बन यौगिकों के अत्यधिक निर्माण के 4 कारण बताइए। ठीक है, और इससे पहले आपका और एक सवाल था, वो मैं इसके बाद पीडीएफ में बताऊंगा, जो क्वेश्चन आप लोग का छूट गया है। ठीक है, 17, 18, 19 नहीं है, 18 नंबर है, तो आप लोग का एक सवाल कुछ छूटा हुआ है, तो उसको मैं अभी पीडीएफ में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वो सवाल आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सवाल कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग, देखिए 20 है, 20 के बाद यहाँ पे 23 है, तो ठीक है, तो 21 और 22 आप लोग का अभी बताया जाएगा इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो हो गया दृष्टि दोष। कार्बनिक यौगिकों के अत्यधिक निर्माण के 4 कारण बताइए। कार्बन यौगिकों के अत्यधिक निर्माण के 4 कारण क्या है। कार्बन अत्यधिक यौगिक मतलब कार्बन सबके साथ अपना बंधन कर लेता है और बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, क्यों करता है ऐसा, तो देखिए 4 गुण कार्बन में, कार्बन को इसलिए फ्रेंडली बोलता है, कार्बन बहुत दोस्ताना व्यवहार करता है, सभी से जाकर अपना यौगिक बना लेता है। क्यों, उसका गुण क्या क्या है, देखिए 4 गुण निम्नलिखित है। क्या क्या है, कार्बन श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन क्या कहते हैं, श्रृंखलन का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो जुड़ता जाता है, और इस तरह श्रृंखलन का गुण के कारण वो बहुत सारे यौगिकों के साथ अपना यौगिक बना लेता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसे यह बहुत सारे तत्वों से साझा कर सकते हैं। देखिए कार्बन जैसा हो गया, इसकी संयोजकता क्या 4 है, 4 को इलेक्ट्रॉन आता है ना बाहर में, तो बहुत सारे मतलब 4 ये और दूसरे परमाणुओं से ये रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरह 4 है, 4 यहाँ पर संयोजकता है, इसलिए बहुत सारे और भी परमाणु से रिएक्ट करके साझा करके अपना क्या हुआ, अपना और यौगिक बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कार्बन परमाणु आपस में तथा दूसरे परमाणुओं के साथ द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ सकता है। कार्बन परमाणु क्या अपने साथ किसी के साथ द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ सकता है। देखिए ऐसी इस तरह का कार्बन बॉन्ड बनाता है, किसी से ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो इस बिहेवियर के कारण भी बहुत सारे आप लोग ये और यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्या, कार्बन की यौगिक समायोजकता दर्शाते हैं। ठीक है, कार्बन की क्या हो गया, समायोजकता भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। व्हाट आर एल्काइंस, राइट देयर जनरल फॉर्मूला, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट एल्काइन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए एल्काइन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्काइन। जिस इस तरह से देखिए ये हो गया एल्काइन का चित्र। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, आप लोग को पहले ही बताया है। एल्काइन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्कीन भी असंतृप्त होता है। लेकिन एल्कीन का बात करें तो एल्कीन दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पर इसी में आप इसका आंसर पूछा है कि इसका सामान्य सूत्र लिखिए, तो इसका सामान्य सूत्र दोस्तों हो जाएगा
CnH2n-2, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे सरल एल्काइन क्या हो गया, एथाइन। इसका संरचना सूत्र बोला है, ठीक है, एल्काइन का, एथाइन का। तो देखिए एथाइन में क्या 2 कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ 3 को रखेंगे, यहाँ 3 को रखेंगे, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और H2 होता है ना, एथाइन का सबसे पहले फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है, 2 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन के बाहर भी यहाँ 1 होगा परमाणु, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन का 4 4 होता है ना बाहर में, तो यहाँ 3, इसका 1 4, और इसका भी ये 3 और इसका 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये कार्बन भैया बोलेगा हम 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये भी कार्बन भैया बोलेगा हम तुमको 3 दिए हैं तो तुम हमको 3 को दो, तो 3 को ले लिया, ठीक है। और इससे बोलेगा हमको 1 को दो, हम 1 को दिए हैं, तो बस ये हो गया इसका संरचना सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस 25 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्ता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। ये सब एकदम PDF के कारण सबका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा किताब मॉडल पर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफाइन पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए क्या होगा, गोलीय दर्पण का ध्रुव जो होता है, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण ये हो गया, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ का ये जो केंद्र होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग पोल कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, मतलब यहीं पर दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव दोस्तों यहाँ देखिए आगे क्या है, को प्राय P अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्रुव को हम लोग किसे सूचित करते हैं, P से, ठीक है। जैसे ये दर्पण हो गया, तो दर्पण का ध्रुव ये वाला हो गया, इसको हम लोग P से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है दोस्तों, प्रधान अक्ष, यानी कि जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष बोल दिया, मुख्य अक्ष बोलिए, एक ही बात है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहता है। देखिए ये दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसका जो केंद्र से होकर, ठीक है, गोलीय दर्पण ध्रुव से होकर, ध्रुव ये हो गया P, तो इससे होकर जो सीधी रेखा जाएगा ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष बोलिए या प्रधान अक्ष बोलिए, एक ही बात हो गया, ठीक है। तो इस रेखा जो P से होकर पास करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। तो याद कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जो रेखा पार होती है, सीधी रेखा, उसे हम लोग दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो बोल रहे हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण मतलब क्या, कोई गोला है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए यहाँ से हम काट के एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, तो ये फिगर कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। और देखिए ये अगर गोला है तो इसका वृत्त यहाँ पर होगा ना, केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो इसका केंद्र ये जो इसका भी केंद्र इसका क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं C, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C, इसका आधा हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, तो यही हो गया, ठीक है। मतलब गोलीय दर्पण का परावर्तक जो गोलीय दर्पण है उसका केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। अभी बताएं कोई गोला है, उसको काट कर एक दर्पण बना जाता है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं हम, इसे C से सूचित करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां, यहाँ मुख्य फोकस होगा, ठीक है। तो ठीक तो है। देखिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, इस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ये हो गया दर्पण, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ऐसा जाएगा, और परावर्तन होके बाद जहाँ पे कटेगा, मान लो यहाँ कटा, ये वाला भी परावर्तन यहाँ कटेगा, तो जहाँ पर सब बिंदु कटेगा उसको हम लोग उस दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बिंदु फोकस कहलाएगा। क्या, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है आकर मिलती है। आप लोग देखें ये जो रेखा है, ये जितना ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जा रहा है, यहाँ के मिल रहा है, इसके समांतर जा रहा है, और यहाँ के मिल रहा है, तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। इसे हम लोग F से सूचित करते हैं। तो ये सर आपका हो गया, इसमें 5 नंबर का सवाल था। इसी में एक और में है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, उनका प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो सबसे पहले देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के दोस्तों पथ में जो अवरोध पैदा होता है, जो रुकावट पैदा होता है, ठीक है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। कोई विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है, अब उस तार में, तार के मोटाई लंबाई के अनुसार प्रतिरोध डिपेंड करता है, तो उसमें जो अवरोध पैदा होता है धारा को बहने के लिए, देखते हैं ना तार गर्म हो जाता है, क्यों होता है, प्रतिरोध के कारण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं
प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन? चालक तार की लंबाई पर। कैसे डिपेंड करता है? देखिए एक फॉर्मूला खाली याद रखिए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, खाली इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखने से सारा चीज़ बन जाएगा। देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पदार्थ की प्रकृति, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। तो देखिए उसी सबको लिखे हम लोग। चालक तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि चालक तार की प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई जितना होगा तार का, प्रतिरोध उतना होगा। समानुपाती मतलब अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए जैसे ये तार हो गया, ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्र मतलब ये देखिए ये जो अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला क्षेत्रफल कितना मोटा है ये वाला। ठीक है, तो तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जित और मोटा तार ले लीजिए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? और कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकता है ना, ज़्यादा जगह हो गया, इसमें रास्ता कम मिलेगा। और पतला लीजिएगा तार तो इसमें और ज़्यादा प्रतिरोध होगा। जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से फॉलो हो सकता है, आसानी से जा सकता है ना, क्योंकि जगह ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। चालक पदार्थ की प्रकृति, अब इस पर भी डिपेंड करता है चालक किसका बना होता है। एल्युमिनियम का बना है, लोहा का बना है, किसका बना है, कॉपर का बना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट आप लोग का सवाल है 26 नंबर की, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 5 अंतर लिखें। तो देखिए क्या है इसमें 5 अंतर, संतृप्त और असंतृप्त यहाँ पे दिए हैं, इसका 5 अंतर देखिए। इनमें दो का, इसको ऐसे करके लिखिए, एक तरफ संतृप्त लिखिएगा और एक तरफ असंतृप्त लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे उस तरह नहीं लिखा है इसलिए हम ऐसे लिखें, तो इसको उठा के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो देखिए क्या है इसमें, इनमें दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त में क्या होता है? दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, मतलब एक सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे सी डबल सिंगल बॉन्ड सी, इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो एल्केन वाला होता है उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं, और जो एल्कीन होता है और एल्काइन होता है उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। इनमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। जैसे देखिए ये हो गया असंतृप्त, और इसका बात करें ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी हो गया असंतृप्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। दो बंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन, यहाँ पे एल्कीन होगा, ठीक है, जिसमें दो बंध होगा उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। तो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस क्या है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है, और इसका सूत्र देखिए एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। और ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ये जो होता है बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, और ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनमें बंध ऊर्जा कम होती है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी ये देखिए इसमें कम होता है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। और असंतृप्त में क्या, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए बंध एनर्जी, इसका बंध ऊर्जा कम होता है, मतलब जल्दी टूट जाता है, और इसमें बंध ऊर्जा क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। और आपका जो क्वेश्चन अब बचा हुआ है चलिए उसको देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग 21 नंबर का सवाल था, जिसमें आप लोगों को उसमें पूछा गया था कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखें कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए किसी आप लोग का सवाल देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन 21 नंबर, लेकिन है नहीं। ठीक है, मॉडल पर हम लोग देख लीजिएगा सवाल, और उसका किरण आरेख भी खींचना है। तो देखिए हमें किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखना चाहिए। तो जब देखिए अवतल दर्पण हो गया तो वस्तु को हम लोग कहाँ, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे दोस्तों, तो हम लोग उसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अवतल दर्पण हमने कहाँ पर रखने पर, जब फोकस और पोल यानी कि दर्पण का जो ध्रुव होगा P से लेकर फोकस के बीच रखना चाहिए। ठीक है, इसका परिसर पूछा था कि कहाँ से कहाँ से रखने, कहाँ से कहाँ के बीच रखने पर, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस के बीच रखने पर हमें इसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए पीछे बन रहा है तो कैसा होगा, तो आभासी होगा। ठीक है, चलिए ये था आपका सवाल। और इसमें एक और में न्यूमेरिकल था, आप लोग न्यूमेरिकल को देख लीजिए क्या है। इसमें आप लोग का बिंब का ऊंचाई दिया था 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो आप लोग का फोकस दूरी निकल जाए F=R/2 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें आप लोग का बिंब का दूरी दिया हुआ था, तो बिंब का दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसलिए -20 सेंटीमीटर हो गया। और दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/F = 1/V + 1/U होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/F = 1/15 = 1/V + 1/U। 1/U का मान कितना है देखिए -20, तो -20 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, 1/15 + 1/20, और उसी को हम = 1/V लिख दिए। अब देखिए
15 और 20 का ये -1/20 उधर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस देखिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, दोनों का एलसीएम ले लिए 15-20 का, तो 60 आ गया, बस उसको कैलकुलेट किए तो मेरा 7/60 आया, 1/v बराबर, तो v बराबर क्या, उसको उल्टा कर दीजिए 60/7, इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 8.57 यानी कि 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दर्पण के पीछे बनेगा आभासी बनेगा, क्या बनेगा, पूछा है कि कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसका ऊंचाई भी निकालने वाला प्रतिबिंब का, तो हम लोग जानते हैं m = -v/u = h/h। जब भी आप लोग का इस तरह का दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है, काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए v = हम ये पॉइंट में नहीं लिखेंगे, पॉइंट में लिखने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो कैलकुलेशन में, तो हम डायरेक्ट v के जगह पे क्या लिख दिए, 60/7 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है। देखिए 60/7 और u का मान कितना है, u का मान -20, तो -20 लिख दिए, 20 60 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो हम लोग का h को लेके आएगा 3 × 5/7, तो इसको आएगा 15/7। इसको अगर आप लोग भाग दीजिएगा आएगा कितना, 2.15। ठीक है। यहाँ पे 7 दूनी 14 और हो गया 1, 7 एकम 7, 7 4 28, यहाँ 2.14 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को किताब में 2.2 लिखा हुआ है, 2.2 लिखा हुआ है आंसर। ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया न्यूमेरिकल वाला। तो चलिए और एक सवाल आपका है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग का समीकरण को संतुलित करना था। ठीक है। तो हम यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे देखिए H2 है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे देखिए एगो है ना, तो आगे में 2 देंगे हम लोग, यहाँ संतुलित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 गो Na है और 2H2O है, यहाँ पर देखिए सोडियम के गो है, इसको हम संतुलित कर ही दिए हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट CH4 + O2 गिव CO2 + H2O, तो यहाँ देखिए हम लोग का यहाँ कार्बन के गो है एगो, इधर भी एगो, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए एगो है, यहाँ पे 2 गो है, मतलब 3 गो है ना, तो इसको हम 4 गो कर देते हैं। 4 गो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2 दे देंगे, तो यहाँ 2 गो दे दिए, तो इसके कारण 4 गो ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी 4 गो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2 गो है ना, तो इसको 4 करके कैसे करेंगे, आगे में हम 2 दे देंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, हम उसमें सारा चीज़ बता देंगे डीपली। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, Na + O2 और Na2O, तो यहाँ देखिए सोडियम एगो है, सोडियम 2 गो है ना, ऑक्सीजन एगो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो हम ऑक्सीजन इधर एगो है, इधर 2 गो, इधर हम 2 कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन, तो कितना 4 गो सोडियम हो गया, तो हम 4 कर देंगे, हो गया मेरा सॉल्यूशन। देखिए संतुलित। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक सवाल था उसी के और में, जिसे फिगर दिखाया गया था और पूछा था कि 1 नंबर में क्या नाम है, 2 नंबर का क्या नाम है। तो देखिए 1 नंबर का नाम है कॉपर चूर्ण, 2 का नाम है चाइना डिश, और ये कौन प्रकार की अभिक्रिया पूछा है तीसरा क्वेश्चन, तो ये उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, और उसका अभिक्रिया लिखने बोला है। तो क्या कॉपर को हम लोग जब ऑक्सीजन के इसमें गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2CuO हो जाएगा, और जब फिर से चौथा में पूछा कि इसको जब हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं तो क्या होगा, तो फिर से ये ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, यानी भूरे कलर में आ जाएगा। ठीक है। जब कॉपर चूर्ण को हम लोग गर्म करेंगे तो काला बन जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर से हाइड्रोजन गैस में उसको हम लोग करेंगे तो उसमें फिर से वही कलर आ जाएगा, पुराना वाला कलर, ओरिजिनल कलर भूरा आ जाएगा, तो प्लस H2O। ठीक है। और एक सवाल आप लोग का 26 नंबर छूटा था, तो इसमें आपका नाम खाली पूछा था, क्या नाम होगा, फिगर में आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 नंबर का नाम बल्ब होगा, 2 नंबर का स्विच होगा, 3 नंबर का बीकर होगा, और 4 नंबर का ग्रेफाइट, 5 नंबर का विलयन। ये सारा आप लोग का इसमें है। ठीक है। तो ये था आप लोग का सारा सॉल्यूशन। साइंस में आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा अपलोड हो चुका है, ये सारा देख लीजिए, और जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, ज़्यादा बच्चे देखेंगे। इसके बाद जल्दी आप लोग का बायोलॉजी का भी अपडेट कर देंगे, और जितने सारे आपका सोशल साइंस है उसका भी सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो इसके बाद आप लोग जल्दी से सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए कल कोई वीडियो हम अपलोड नहीं किए थे पढ़ाई से रिलेटेड, एक इंटरव्यू अपलोड किए हैं, जरूर उसको देखिए। एक विद्यार्थी है श्वेता कुमारी, जो आप लोग का 99 नंबर लाई थी सोशल साइंस में, ओवरऑल उनका 95% है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, देखिए किस तरह से आप लोग पढ़ना है, क्या करना है, सारा चीज़ उसमें बताइए। ठीक है। तो इस तरह का बहुत कुछ सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन में ऑल में प्रेस कर लिए, ताकि सभी चीज़ों की जानकारी सबसे पहले आप देख पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।